अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी राइटर मरियम नूर और हाजिर हुई हूँ नावल जुल्म की रीपोस्ट के साथ। पिछली दफा नावल पढ़ने में बहुत सारे लोगों को मुश्किल पेश आई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस खूबसूरत नावल को दोबारा से रीपोस्ट किया जाए अच्छी एडिटिंग के साथ। उम्मीद है आप लोग इस दफा नावल को एंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं नावल। नावल का नाम जुल्म, मुकम्मल नावल, तहरीर मरियम नूर। मुझे वनी में गुलजार की बेटी चाहिए, वही बेटी जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ। सुल्तान सिकंदर की गरजदार आवाज जिरगे में गूंजी तो सबको साम सूंघ गया। मगर साईं आप तो बस मैंने जो कहना था कह चुका, मुझे अभी इसी वक्त इस लड़की से निकाह करना है। ठीक है साईं, जैसा आपका हुक्म। जाओ बीबी अपनी बेटी को लेकर आओ। साईं ऐसा न करे साईं, आपको रब सोने का वास्ता साईं, मेरी बच्ची मासूम है, आप बड़े लोग हो। बस कर माई, जानती है ना हमारे इलाके में हर फैसला जिरगे करता है और जिरगे का फैसला मानना सब लोगों पर फर्ज है। फैसला हो चुका है, जा अपनी बेटी लेकर आ। मैं हूँ गुलजार की बेटी, वो जो कब से औरतों में छुपकर खड़ी अपना जब्त आजमा रही थी। जब बात हुई तो बाहर निकल आई। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा जो खुद को बड़ी सी चादर में छुपाए खड़ी थी, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी नकाब में ढका हुआ था। नहीं मेरी धी, तू चली जा यहाँ से, मैं तेरे साथ ये नहीं कर सकती, तू भाग गई यहाँ से। परवीन को समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह अपनी बेटी को उन सबसे छुपा देती। जब सुल्तान के इशारे पर दो औरतों ने आगे बढ़ते परवीन को उससे दूर करके पीछे हटाया जो उसी तरह इत्मीनान से खड़ी थी। चले मौलवी साहब, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करे फिर निकाह पढ़ाएं, जिरगे के एक सरदार ने कहा। सुल्तान ने उनकी तरफ देखा। मैं एक मरतबा इस लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ साईं, कुछ देर तक ये लड़की आपके निकाह में होगी, इसीलिए तो पहले देखना चाहता हूँ कि आया ये वही लड़की है, और मैं इजाजत नहीं ले रहा, बता रहा हूँ। सुल्तान अपनी जगह से उठते उसकी जानिब बढ़ा, जो अभी भी यूं ही खड़ी थी। उसके नजदीक पहुंचकर अपनी चादर को फैलाकर कंधों पर डाला ताकि उसके अलावा कोई उस लड़की का चेहरा न देख सके। नकाब हटाओ अपना, धीमी सी गराहट से कहा जब उसने अपने नकाब को मजीद खींचा। क्यों साईं, आपको किस बात का डर है? उसने झुकी हुई नजरों के साथ जवाब दिया। मैं ही वो लड़की हूँ जिसने कत्ल करवाया। उसने सुल्तान को गुस्सा दिलाने की भरपूर कोशिश करते अपने लहजे को तंजिया बनाया ताकि वो कुछ भी जाने बगैर उससे निकाह कर ले, और हुआ भी यही। सुल्तान उसकी जानिब खूंखार नजरों से देखते पीछे की जानिब बढ़ा। निकाह शुरू करवाएं। और फिर परवीन के लाख शोर मचाने के बावजूद वह जन्नत गुलजार से जन्नत सुल्तान बन चुकी थी। निकाह होते ही वहां से लोगों ने हटना शुरू किया। जब जन्नत की कलाई अचानक किसी के हाथ की सख्त गिरफ्त में आई, उसने चेहरा उठाते ऊपर देखा जहां सुल्तान सिकंदर संजीदा तासुरात से उसका बाजू झकड़ते मुलाजिम को गाड़ी निकालने का हुक्म दे रहा था। मुलाजिम की गाड़ी नजदीक लाने पर उसने जन्नत को खींचते हुए लाकर पटकने के अंदाज में गाड़ी में धक्का दिया, जिसका सर सीट से लगा, मगर उसने अपनी चादर संभालते अपना चेहरा छुपाया। छोटी बीबी, छोटे साहब आ गए हैं। बड़ी बेगम साहबा ने कहा है कि आप उन्हें कमरे में ले आए। वो जो नमाज पढ़कर अभी जयनमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, मुलाजमा के बुलावे पर आंखें मीच गई। मतलब एक और अजियत भरी रात उसकी मुंतजिर थी। जयनमाज समेटते वो उठकर नीचे की जानिब बढ़ी। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? कब से मुलाजमा को भेजा हुआ है? सीढ़ियों से उतरते ही दादी जान की चमगाड़ती हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। वो मैं नमाज पढ़ रही थी। ओ बीबी, मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ मैं तुम जैसी पाकबाजों की नमाजों को। कल से जब तक तेरा मर्द घर नहीं आएगा यही रहेगी तू मेरे सामने। जी बेहतर, कहते हुए वो उस खूबरू शख्स की जानिब बढ़ी जो कहने को तो उसका शोहर था, मगर उसके लिए सिर्फ एक भयानक हादसा था। गुड्डी, ए गुड्डी, क्या है अम्मा? तू तो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है ना, तुझे अपने आप माँ का जरा ख्याल नहीं आता? कब से मैं चूल्हे पे बैठी हूँ और तुझे इतना नहीं होता कि बहन भाइयों को रोटी ही पकड़ा दे। ले पकड़, जा अंदर बहन को देख। क्या अम्मा, तुझे तो हर वक्त अपनी खेती की फिक्र रहती है, कभी मेरा भी ख्याल कर लिया कर। जा रही हूँ मैं छम्मों के घर, कहते हुए घर की दरमियानी दीवार पे चढ़ के छम्मों के घर छलांग लगा दी। वापस घर ना या उधर ही मर जाना बदबख्ते। उसकी माँ ने पीछे से उसे कोसने देते रोटी उतारकर चंगेर में फेंकते गुस्सा उतारने की कोशिश की। चाचा जी, छोटे साईं, गंदम की कटाई का काम कहाँ तक पहुंचा? बस साईं, एक दो दिन में कटाई का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है चाचा, असल में मुझे आज जरूरी काम से शहर जाना है, तो वहाँ शायद मुझे एक हफ्ता लग जाए। तब तक आप पीछे सब संभाल लीजिएगा और गंदम अपनी निगरानी में महफूज करवा दीजिएगा। जी छोटे सरकार, आप फिक्र नहीं करें, पिछले 16 साल से मैं ही ये काम करवा रहा हूँ। जी आप बेफिक्र हो, बड़े साहब भी ये काम हमेशा मेरे ही सुपुर्द करते थे। उन्होंने कहते हुए अपने मालिक की जानिब देखा जो यूं तो हूबहू अपने बाप की कॉपी था, मगर वजाहत में अपने बाप से भी 4 हाथ आगे था। मजबूत जिसामत, जिस पर सफेद शलवार कमीज पहने, चौड़ी पेशानी पर बाल बिखरे हुए थे जिन्हें वो बार बार हाथ से हटा रहा था, मगर वो फिर माथे पर आ जाते। बाजू में कीमती घड़ी पहने, स्याह आंखों में मखसूस चमक लिए वो हाथ में पकड़े रुमाल से बार बार पसीना साफ कर रहा था। उसने अपने मालिक को आंख भरकर देखते माशाल्लाह कहा। बस चाचा, इसलिए मैं भी ये काम आप ही के सुपुर्द कर रहा हूँ। चलिए मैं फिर निकलता हूँ, अगर कोई खास बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है छोटे साईं,
अल्लाह की अमान। उनके जाने के बाद उसने जेब से काला चश्मा निकालकर आंख पर लगाया और गाड़ी में सवार होकर वहां से निकला। उसकी आंख खुली तो खुद को एक कमरे में बंद पाया। जगह पहचानने की कोशिश की मगर नाकाम ठहरी। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। इधर उधर हाथ मारने से मालूम हुआ कि वो जमीन पर ही लेटी थी। सर पर से हल्का हल्का खून रस रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन ने बेदार होना शुरू किया तो उसे याद आया वो हवेली में मौजूद थी, जिसमें दाखिल होते ही सुल्तान सिकंदर ने उसे गाड़ी से निकालते खींचते हुए लाकर किसी औरत के कदमों में फेंका था और खुद वहां से चला गया। जब उस औरत ने उसे बालों से पकड़ते उसका चेहरा ऊपर उठाते उसके चेहरे पर इतने थप्पड़ मारे कि उसका होंठ जख्मी हो गया। वो तब रुकी जब उनका अपना हाथ थक गया। फिर किसी मुलाजमा को हुक्म दिया था उसे मारने का और वो तब तक उसे मारती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अब उसे होश आया तो सारा जिस्म दुख रहा था। कमर पर जलन का एहसास हो रहा था। उसने अपनी चादर ढूंढने की कोशिश की जो जल्द ही उसे थोड़ी दूर पड़ी नजर आ गई। उसने वो उठाने की कोशिश की मगर उसे हिला तक नहीं जा रहा था। जब अचानक मुलाजमा ने आकर दरवाजा खोला तो देखकर वापस मुड़ने लगी थी मगर उसको होश में देखते अंदर आई। चल उठ, बड़ी बेगम साहिब ला रही हैं। उसको अंदाजा था कि उसके पास ना करने की गुंजाइश नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल से दीवार के सहारे उठकर उसके साथ चल पड़ी। उसे कमरे में लाकर बेड पर लिटाते जूते उतारते साइड पर रखकर ज़ाहरा जो उस पर कंफर्टर डालते मुड़ने वाली थी, अचानक उसकी कलाई पकड़ते खींचा गया। कहाँ भाग रही हो? कहीं नहीं, मैं पानी का जग लेने जा रही थी। ये सारे काम मेरे आने से पहले करके रखा करो। जानती हो ना मुझे कमरे में आने के बाद सिर्फ तुम चाहिए होती हो। उसको दुपट्टे से खींचते नजदीक किया। जी कल से पहले रख लूंगी, अभी ले आऊं? कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी प्यास बुझाने को। दूसरा हाथ निकालते उसे खींच लिया और फिर वो आज भी कुछ ना कर सकी सिवाय आंसू बहाने के। अम्मा पानी खत्म हो गया है, मैं चम्मू को साथ लेके भर लाऊं? ना तेरा ध्यान हर वक्त पानी के खत्म होने पर ही क्यों होता है? भलाई का तो जमाना ही नहीं। या तो तुझे हर वक्त ये शायद रहती है कि गुड्डी कोई काम नहीं करती। अब अगर करना चाहती हूँ तो करने भी नहीं देती। तुझे एक ही काम नजर आता है घर में क्या? जब बर्तन जमा करके रखे हैं उनको धो क्या? मुझसे नहीं धुलते बर्तन वर्तन, ये काम तो अपनी छेती से करवा ले। जो बाहर नहीं निकलती घर ही कुछ कर ले। मैं जा रही हूँ पानी लेने। घड़ा उठाते सर पर रखा, पीछे उसकी माँ हमेशा की तरह जलती रह गई। जल्दी आ जाए छम्मो, ये ना हो वहां रश हो जाए। तो तुझे क्या फर्क पड़ता है रश से? तुझे अपने साईं को देखना है ना, फिर चाहे सामने सारी दुनिया खड़ी होवे। बुढ़ी को जब काफी देर होगी छम्मो के दरवाजे पे खड़े तो उसे आवाज दी। तभी छम्मो से जवाब देती अपना घड़ा उठाए उसकी तरफ आई। हस चुप कर चलिए, अभी कोई सुन लेता तो तुझे फर्क पड़ता है किसे? मेरी जुत्ती को भी नहीं परवाह। वो तो बस इसलिए कहती हूँ कि अम्मा तक बात ना पहुंच जाए। जानती है ना, पहले ही हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है। घर से निकलना बंद करवा देगी वो दोनों अपनी बातों में मसरूफ घड़े उठाए पानी भरने जा रही थी मगर असल में इस मकसद के लिए जा रही थी जाने आज भी वो पूरा होता था या नहीं, यही सोचते गुड्डी को बेचैनी सी लगी हुई थी। बड़ी बेगम साई होश आ गई इस लड़की को। मुलाजमा ने उसे कमरे से लाते तख्त के पास पहुंचते ही दोबारा धक्का दिया। जब उसने तख्त को पकड़ते खुद को गिरने से बचाया। उठ खड़ी हो, बड़ी बेगम ने अपनी लाठी उठाते उसे हुक्म दिया। वो उठते हुए नामहसूस अंदाज में थोड़ा पीछे हुई क्योंकि अब उसमें और मार खाने की ताकत नहीं बची थी। बात सुन लड़की, आज से माई तुझे जो काम कहेगी सारा तू करेगी। अगर किसी बात से इनकार किया या आंखें दिखाई तो चमड़ी रेड़ दूंगी तेरी। जी, और हाँ, अपनी औकात हमेशा याद रखना। तुम इस हवेली में वनी होकर आई हो और वनी की हैसियत मुलाजमा से भी बुरी होती है। जानती हो ना ये बात? जी जानती हूँ। दफा हो जाओ किचन में, चाय बना कर लाओ मेरे लिए। वो जी कहती हुई किचन की जानिब चली गई। क्या कर रही है मेरी धीरानी? अरे अब्बा आए आप अंदर। उसने जल्दी से किताबें हटाते अपने बाप के लिए जगह बनाई। इतने दिन हो गए थे, रात को देर से आने की वजह से अपनी लाडो से मिल नहीं पा रहा था, इसलिए आज जल्दी आया हूँ। और देख तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। उन्होंने अपने रुमाल में छुपाए शापर को बाहर निकाला जिसके अंदर कागज में गरम गरम जलेबियां थी। अरे वाह अब्बा, आपको पता मेरा इतना दिल कर रहा था खाने को। उसने उनसे लेते खोलकर बाप के सामने की, जिन्होंने थोड़ी सी उठा ली। बस इसलिए मैं लेकर आया हूँ और छुपा के लाया हूँ। अगर तेरे बहन भाई में से कोई देख लेता तो सारी खा जाते। उन्होंने उस नजदीक होते आहिस्ता आवाज में बताया, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस दी। वो जानती थी उसके अब्बा और अम्मी से बहुत प्यार करते हैं। ये नहीं था कि वो अपनी बाकी औलाद से मोहब्बत नहीं थी। उनको अपनी ये बेटी अपनी फर्माबरदारी की वजह से ज्यादा प्यारी थी, जो चुपचाप अपनी पढ़ाई में मगन रहती। बाकी दोनों तो उनसे चीचपट करके भी प्यार ले लेते थे। बाहर बैठी उसकी माँ उसकी खिलखिलाहट पर मुस्कुराई। कभी कभार ही तो ये हंसी गूंजती थी उनके आंगन में। आज तीसरा दिन था उसे इस हवेली में आए हुए और 3 दिन से मुसलसल वही सारे काम कर रही थी, सफाई से लेकर खाना बनाना, बर्तन धोने, और कल तो इससे बहुत सारे कपड़े भी धुलवाए गए थे। वो थक चुकी थी, इतना काम करने की आदत जो नहीं थी, मगर किसी से कह भी नहीं सकती थी। अभी भी रात को तकरीबन सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे सिवाय उसके और एक बड़ी बेगम की खास मुलाजमा के, जो उसके सर पर खड़ी हुक्म सुना रही थी। उसे अभी उससे सारे बर्तन धुलवा कर कमरे में जाना था। अभी वो बर्तन धो रही थी जब रात के सन्नाटे में गाड़ी के हार्न ने शोर सा पैदा किया और फिर उनको हवेली में गाड़ी दाखिल होने और रुकने की आवाज आई, जिस पर उसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, मगर मुलाजमा तेजी से बाहर निकली। वो बर्तन धोकर अपने हाथ खुश्क करते कमरा जिसमें वो रह रही थी, जो कमरा कम स्टोर रूम ज्यादा था, जाने लगी तो मुलाजमा दोबारा किचन में आई। सुनो लड़की, बड़े साहब आ गए हैं, उनके लिए खाना गर्म करके उनके कमरे में ले जाओ।
और हाँ, रोटियां ताज़ा बनाना, मैं बना देती हूँ, आप दे आना। वो अटन कल रोटियां बनाने लगी। क्यों, तेरे पैरों में मेहंदी लगी है? मुझे पता नहीं है उनका कमरा कहाँ है। क्या तुम पहले कभी हवेली नहीं आई? नहीं। ऐसे कैसे? तेरी माँ और वो बहन तो आती रहती थी। माँ के नाम पर उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें उसने जल्दी से साफ किया। वो किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। हाँ, मगर मैं कभी नहीं आई। खैर, आप ये खाना ले जाएं। और बीबी साहब का हुक्म है तुम्हें खाना देकर भेजा जाए। कौन से साहब? ये पहली दफा था जब उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। वही जिनकी वनी होकर आई हो। मुलाजमा ने उस पर गहरी नजर डालते जवाब दिया। जब उसका रंग बदला। मैं जा रही हूँ अपने क्वार्टर, तुम भी खाना लेकर जल्दी चली जाना, साहब को देर पसंद नहीं हूँ, उन्होंने जुमाइयां लेते उसे कहा। वो निकलने लगी जब रुकी। और सुनो, ऊपर तीसरा कमरा साहब का है। दरवाजा बंद हुआ तो वो हवासों में लौटी। कैसे जाएगी वो उसके कमरे में? पता नहीं वो उसे पहचानता था या नहीं। मुख्तलिफ सोचें उसके जहन में आ रही थी, मगर जाना तो था ही उसे, क्योंकि इस वक्त और कोई भी मौजूद नहीं था। क्षमा, तू घड़े भर में देख कर आती हूँ, ध्यान से जाना, कहीं चाचा ना हो उधर। हाँ हाँ, ध्यान रखूंगी, तू पानी भर। वो वहां से निकलते डेरे पर पहुंची, जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था सिवाय चंद मुलाजमीन के। वो डेरे की बैरूनी दीवार से अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, जब सामने ही एक मुलाजिम ने उसे देख लिया। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? वो मैं अब्बा को देखने आई थी। जल्दी में उसे और कुछ ना सोचा तो यही बोल दिया। तेरा अब्बा तो आज सुबह से हवेली में गोदाम साफ करवा रहा है। अच्छा, बड़े साहब हैं? क्या कहना है तुम्हें बड़े साहब से? वो मेरी अम्मा ने कोई पैगाम दिया था उनको देने के लिए। नहीं है, वो इधर शहर गए हुए हैं। अगर कोई जरूरी बात है तो मुझे बता दे। नहीं, अम्मा ने कहा था बस बड़े साहब को बताना है। मैं फिर जाती हूँ। अपनी अम्मा से कहना कोई काम हो तो तेरे भाई को भेजा करे, दोबारा तू मत आना यहाँ। वो पीछे से कह रहा था जब गुड्डी उसकी बात को नजरअंदाज करते वापस जाने लगी, मगर अब उसके चेहरे पर वाज़ेह उदासी थी। ऊपर पहुंचकर कमरे के बाहर ही खड़े उसने अपने आप को नॉर्मल किया। वो किसी भी तरह से सुल्तान सिकंदर के सामने अपने आप को डरा हुआ साबित नहीं करना चाहती थी। दोनों हाथों में ट्रे होने के बायस वह दरवाजा नॉक नहीं कर सकती थी, इसलिए पैर से हल्का सा धक्का लगाया तो दरवाजा खुलता चला गया। शायद वो इसी का मुंतजिर था। उसने सोचा जल्दी से ट्रे रखते वो बाहर निकल जाएगी, मगर सांसें उसकी तब थमी जब उसके दाखिल होते ही दरवाजा क्लिक की आवाज से बंद हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर कोई मौजूद नहीं था। वो ट्रे रखकर दरवाजे की जाने बढ़ते उसे खोलने की कोशिश करने लगी, जो उससे नहीं खुल रहा था। इसी तगवे-दो में थी जब सुल्तान सिकंदर को इस तरफ आते देखा। शायद वो ड्रेसिंग रूम से निकला था। उसे दरवाजे के साथ लगे देखकर वो पास से गुजरते खाने की जानिब बढ़ा। मेज को अपनी तरफ खींचते वो सुकून से खाना खाने लगा। खाते हुए उसने एक मरतबा भी उसकी जानिब नहीं देखा था। जन्नत को अपना मुसलसल इग्नोर होना अच्छा नहीं लग रहा था। कम से कम उसे बता सकता था कि दरवाजा किस तरह खुलेगा। दरवाजा कैसे खुलेगा? जब कोशिश के बावजूद वो खोल न सकी तो पूछ ही लिया, मगर कोई जवाब न आया। यहाँ तक कि सुल्तान सिकंदर ने उसकी जानिब देखा भी नहीं। खाना खाकर ट्रे को एक जानिब करते उसने जेब से लाइटर निकालते सिगरेट जलाए उसकी जानिब देखा। इतनी भी क्या जल्दी है बाहर जाने की? नाक से धुआं निकालते उसकी तरफ देखा, जो अब कोशिश तर्क करते खड़ी थी। यहाँ आओ। सुल्तान ने अपने करीब सोफे पर हाथ रखते उसे बुलाया। मुझे बाहर जाना है, दरवाजा खोल दे। तुम्हारे पास अपनी मर्जी करने का इख्तियार नहीं है, इसलिए जितना कहा है उतना करो। सुल्तान के लहजे में ऐसा कुछ था कि वो चुपचाप कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ी। सोफे के करीब पहुंचते वो खड़ी हो गई, मगर बैठी फिर भी नहीं। जब सुल्तान ने उसका हाथ खींचते अपने इस कदर नजदीक उठाया कि वो उसके घेरे में आ गई। नाम क्या है तुम्हारा? जी, उसने उंगलियां मोड़ते जवाब देना चाहा, जब बीच में ही वो रोक गया। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। जानती हो ना इस हवेली में किस हैसियत से आई हो? गहरा कश लेते धुआं उसके मुंह पर छोड़ा। जवाब दो। जब वो कुछ न बोली तो उसके बालों को गुद्दी से झकड़ते चेहरा ऊपर उठाते अपने चेहरे के नजदीक किया। नकाब में हूँ आपके। और दोबारा से जोर से झटका देते पूछा। वो बनी हूँ तो मतलब अपनी औकात से वाकिफ हो। बालों को छोड़ते उसकी गर्दन दबोची। जन्नत ने बहते आंसुओं के साथ सर हाँ में हिलाने की कोशिश की, जब सुल्तान सिकंदर उसे छोड़ते सोफे से उठा। अच्छी लगी मुझे तुम्हारी फर्माबरदारी। अगर आगे भी इसी तरह रहोगी तो आसानी होगी तुम्हारे लिए। खैर, इसकी गर्दन को छोड़ते सोफे से उठा, जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। जब भी मैं बुलाऊं तो तुम यहाँ होनी चाहिए हो, मेरे कमरे में। इसलिए अभी इस वक्त अपनी शक्ल गुम करो, अभी तुम्हें देखने का कोई मूड नहीं। कहते हुए बेड की जानिब बढ़ा। जन्नत को उसका ये तौहीन आमेज अंदाज बुरा तो लगा, मगर इस वक्त उसके लिए निजात का बायस था। वो उसे कहना चाहती थी वो बाहर कैसे जाएगी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई, वो भागते हुए कमरे से निकली। सुबह उसकी आंख खुली तो हमेशा की तरह उसकी दूसरी साइड खाली थी। एक लम्हे को उसके माथे पर लकीरें सी उभरी, मगर फिर ये बात जहन में आते ही वो मुतमिन हुआ कि वो कहाँ होगी। कुछ देर बाद फ्रेश होकर वो अपने कमरे से मुल्हका दूसरे कमरे में पहुंचा, जहाँ वो जायनाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। क्या मांगती रहती हो हर वक्त जो मिल नहीं रहा? मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। उसके करीब पंचों के बल बैठते कहा, मगर जहरा उसे इग्नोर किए अपनी दुआ में मशगूल रही। कहीं मेरे मरने की दुआएं तो नहीं मांगती? अल्लाह ना करे। उसने बेसाख्ता कहते उसकी जानिब देखा, जो इस वक्त रात वाले से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स होता था। उसके कहने पर जावियार का कहका गूंजा। मतलब तुम नहीं चाहती कि मैं मर जाऊं? तो फिर क्या मांगती हो खुदा से? आपके लिए हिदायत। उसकी आंखों में देखते जवाब दिया, जबकि उसके जवाब पर जावियार संजीदा हो गया। चेहरे पर सुर्खी सी छाई। अब यह मुमकिन नहीं है। मैं जिस राह पर चल पड़ा हूँ वहां से वापसी नामुमकिन है। दुआ में बड़ी ताकत होती है और फिर अल्लाह के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है।
इसीलिए मैं अपने अल्लाह से मांग रही हूँ। देखिएगा एक दिन वो आपको बदल देंगे। सोच लो, अगर मैं बदल गया तो कहीं तुम्हारे लिए मुश्किल ना हो जाए। आप बदलें तो सही, मैं हर मुश्किल का सामना खुशी खुशी कर लूंगी। चलो देखते हैं कब तक तुम्हारी दुआएं रंग लाती हैं। अभी मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। वो उसे कहते हुए उठने लगा जब पहली मर्तबा ज़हरा ने खुद से उसका हाथ पकड़ते उसे रोका था। जावियार ने उसकी जानिब देखा, जो खुद भी अपनी जगह चोर सी हो गई थी। एक बात कहनी थी, अगर आपको बुरा ना लगे तो, उसने नजरें झुकाए डरते हुए कहा। अब अगर इतनी हिम्मत दिखा ही दी है कि मुझे रोक सको तो कह दो जो कहना चाहती हो। जावियार ने उसके हाथों की लर्जिश बखूबी महसूस की। आप प्लीज आज जल्दी और होश में घर आइएगा। उसकी बात अभी मुकम्मल हुई थी जब जावियार ने अपने हाथ से उसका हाथ हटाया। तुम जानती हो ये मुमकिन नहीं है। वो जब से इस हवेली में आई थी, आज पहले दिन मेज पर बड़ी बेगम के अलावा और लोगों को देखा तो वो हैरान हो गई। ये लोग हवेली का हिस्सा थे तो इतने दिनों से उसे नजर क्यों नहीं आई। सरबराह कुछ कर बड़ी बेगम यानी सुल्तान सिकंदर की दादी बैठी थी। जब उनके सामने दूसरी जानब सुल्तान सिकंदर, जो अपने दादा और बाप के मरने के बाद इस पूरे इलाके का सरदार था, दादी के साथ दाएं जानब जावियार सिकंदर, जबकि उसके साथ ज़हरा जावियार सर झुकाए बैठी थी। टेबल पर 4 नफूस होने के बावजूद मौत से सिनाटा था। उन्हें देखते उसे अपना घर याद आया, जहाँ हर वक्त के कान से वो तंग आई रहती थी। जावियार सिकंदर, कुछ दिन पहले हमने आपसे एक बात कही थी, बल्कि एक हुक्म दिया था। बड़ी बेगम ने इस सन्नाटे को खत्म करते जावियार को मुखातिब किया, जिसने उनकी बात सुनते साथ बैठी लड़की पर नजर डाली, जो अभी भी चेहरा झुकाए नाश्ता करने में मसरूफ थी, जैसे इससे जरूरी काम दुनिया में कोई ना हो। शायद ये उसकी जानिब से दादी बेगम की निगाहों से बचने की कोशिश थी। जी दादी बेगम, बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। उसने चेहरे पर मुस्कान सजाते ज़हरा की तरफ देखते जवाब दिया, जिसके हाथ से फोक गिरते शोर सा पैदा कर गया। जबकि उसका यूं ज़हरा की जानिब देखना दादी बेगम को आग लगा गया। वैसे तो ये बात हमें आपसे कहनी चाहिए थी सुल्तान सिकंदर, क्योंकि आप इस हवेली के ना सिर्फ बड़े हैं बल्कि इलाके के सरदार भी हैं, इसलिए इस हवेली का पहला वारिस आपका होना चाहिए था। मगर जाने क्यों आपने शादी ना करने की जिद लगाई हुई है। हम तो कहते हैं हाँ कर दे। शाहजहां की पोती अभी तक आपके हाँ की मुंतजिर है। ये ना हो इतनी खूबसूरत लड़की हाथ से निकल जाए। दादी बेगम ने ज़हरा को इग्नोर करते और जावियार का ध्यान दूसरी जानब करने के लिए ये मौजूद छेड़ दिया। दादी बेगम, अभी मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो पूरी करनी है, इसके बाद देखेंगे। जबकि वो लोग इस बात को सिरे से नजरअंदाज किए हुए थे कि साथ ही किचन में मौजूद एक लड़की उसके निकाह में थी, जिसने सुल्तान के जवाब पर बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए और बची हुई चाय गर्म करने लगी। बस कर जा गुड्डी, हो जाएगा ना कुछ। तू ऐसा कर, किसी दिन हवेली जाने का सोच, हम दोनों ही साथ जाएंगी। छम्मो ने उसे चुप करवाते नया आइडिया दिया। हाँ, हवेली तो जैसे मेरे बाप की है ना, जहाँ मुझे और तुझे आराम से जाने देंगे। देखा नहीं, वो बुढ़िया पिछली दफा भी 100 सवाल पूछ रही थी, क्या जवाब देंगी हम। तो तू ना हवेली की मालकन बनते ही सबसे पहले उस बुढ़िया का काम तमाम करना। जाते ही उसे नीला थोथा पिला देना, उससे तो जान छूटेगी। ये काम तो मैं हवेली जाते ही करूंगी। मगर हाय रे किस्मत, कब बनूंगी मैं इस हवेली की मालकन। गुड्डी ने अफसोस के साथ दरख्त के तने से टेक लगाई। अब्बा, बस कुछ वक्त की बात है, फिर मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगी। आज काशिद जल्दी चला गया था, इसलिए वो खुद अपनी बेटी को कॉलेज छोड़ने जा रहे थे, जहां वो प्राइवेट पढ़ाती थी। मगर साथ साथ वो किसी अच्छी नौकरी की तलाश में थी, जिसके लिए उसने कुछ इंटरव्यू दिए थे और अब उसे उम्मीद थी कि जल्द ही उसे नौकरी मिल जाएगी। नहीं मेरा पुत्र, मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। जब तक जिंदा हूँ मालकों की खिदमत करूंगा। क्यों अब्बा, जरूरी नहीं सारी जिंदगी आप काम ही करते रहो। अब आपकी बेटी है ना, बस अब मैं ज्यादा देर आपको वहाँ नहीं रहने दूंगी। आप बता दें अपने मालकों को ताकि वो अपना इंतजाम कर सके, उसने जिद से कहा, जिस पर उसका बाप खिलखिलाकर हंस दिया। कभी कभार उनकी ये बेटी भी जिद कर जाती थी। वो मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रख गए। देखना छम्मो, कहीं मरवाना देना आज बड़ी बेगम के हाथों। अरे कुछ नहीं होता, और तू तो कहती है जब प्यार किया तो डरना क्या। अब डर क्यों रही है। डरना तो मुझे चाहिए जो तेरे साथ ऐसे ही जलील होती हूँ। अच्छा चल बकवास ना कर, चल अंदर। फिर वो दोनों आज फिर बड़ी बेगम के सामने खड़ी थी, जो गुड्डी को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। जाने क्यों इस लड़की का हुस्न उन्हें एक आंख नहीं बाता था। क्या लेने आई हुई यहाँ। वो बड़ी बेगम, हमने सोचा आपको कोई काम हो तो जी हमें बता दें, हम कर देते हैं। छम्मो ने गुड्डी का हाथ छोड़ते जवाब दिया। हमारी हवेली में बहुत सारे मुलाजमीन मौजूद हैं, और फिर भी अगर हमें काम करवाने की जरूरत होगी तो हम तुम्हारी माँ को बुलवा लेंगे। जानती हो ना, तुम्हारी माँ बाप बल्कि अबाओ अजदाद इस हवेली के मुलाजमीन ही थे और हैं। उनकी तंजिया नजरें गुड्डी की जानिब थी, जो उनकी इस बात पर मुश्किल जब्त से खड़ी थी, और वो अच्छे से समझ रही थी उस लड़की की चालों को। दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा इस हवेली में हमारे हुक्म के बगैर कदम भी मत रखना, वरना टांगे तोड़वा देंगे, उन्होंने इंतहाई गुस्से से कहा जब गुड्डी भागते हुए बाहर निकली। हवेली के अंदरूनी दरवाजे से बाहर निकलते उसका किसी से जोरदार तसादुम हुआ था, जब उन्होंने उसको गिरते हुए बचाया। अरे कहाँ भाग रही हो, इतने दिनों से मैं तुम्हारा मुंतजिर था, मगर तुम दोबारा नजर ही नहीं आई। उन्होंने मकरूम मुस्कुराहट चेहरे पर सुझाते उसे सर से पांव तक देखा। उनको मालूम था कि उनके मुलाजिम की बेटी है, जो उनके सामने उफ भी नहीं कर सकेगी, मगर वो गलत थे, क्योंकि सामने भी गुड्डी थी। बकवास बनकर अपनी बुड्ढे, मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आई, दोबारा मेरी जान नजरें झुका कर देखना, वरना
आंखें नोच लूंगी तेरी, कहते हुए वो तेजी से हवेली का गेट अबूर कर गई। हाँ हाँ हाँ, मजा आया। उसके जाते ही वो हंसते हुए मुंह पर हाथ फेरते अंदर की जाने बढ़े। आज बहुत दिनों बाद वो इस वक्त हवेली में मौजूद था। जब से उसकी बेबी इस घर में आई थी तब से वो कभी आधी रात से पहले हवेली नहीं लौटा था, मगर आज ना सिर्फ मौजूद था बल्कि होश में भी था। बड़ी बेगम तो उसे इस तरह देखकर दोहरी कैफियत का शिकार थी। किसी हद तक वो खुश थी, मगर इस बात का उनको धड़का लगा हुआ था कि आया उनका पोता कहीं अपनी बीवी की वजह से आज वक्त से पहले वापस तो नहीं आया। जबकि जावियार की निगाहें उनके करीब सोफे पर बैठी लड़की पर थी। जब से उसे इस हवेली में आई थी, जावियार को आज पहली मर्तबा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सुकून नजर आया, वरना वो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। जाने क्यों उसका ये पुरसुकून चेहरा जावियार को दिली खुशी से दो चार कर गया, मगर वो उसे महसूस नहीं करवाना चाहता था। इसलिए दादी बेगम से बातें करते उसे इग्नोर करने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम हो रहा था। और ज़हरा सब समझते हुए मुस्कुराते हुए किचन में चली गई, क्योंकि आज उसने जावियार की पसंद का खाना बनाया था। किचन में उस लड़की को काम करते देखकर वो उसकी जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ज़हरा ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिसने उसे गर्मजोशी के साथ उसका हाथ थामते जवाब दिया, मैं माजरत चाहती हूँ, इतने दिनों से आपसे मिलने ही। दरअसल मैं बहुत कम बाहर निकलती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जन्नत ने उसकी शर्मिंदगी दूर करनी चाहिए। आप दोबारा क्यों बना रही हैं? आज तो मैं काफी देर पहले ही खाना बना चुकी हूँ। बड़ी बेगम का हुक्म है उनके लिए परहेजी खाना बनाया जाए। एक बात बताऊं, ज़हरा उसके करीब झुकी। जन्नत ने भी उसकी जानिब देखा। बड़ी बेगम सिर्फ परहेजी खाना बनवाती हैं, खाती नहीं। जन्नत को बताते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। जब किचन की जानिब आते जावियार ने बाहर से उसकी हंसी की आवाज सुनते खुद को अंदर जाने से रोका। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि वो उस लड़की को अपने सामने यूं ही हंसता हुआ देखे, मगर वो जो उस कमरे में आने का कहने वाला था उसे कुछ देखते वापस चला गया। उसे हवेली में रहते आज 1 महीना हो चला था। इस 1 महीने में उसकी दोबारा सुल्तान सिकंदर से कोई बात नहीं हुई थी। एक ही हवेली में रहते हुए अक्सर उनका आमना सामना होता रहता था, मगर उसके सामने आते ही जन्नत की नजरें हमेशा झुक जाती, उसके डर से नहीं, सिर्फ इस डर से कि कहीं वो उसे पहचान न ले। और सुल्तान सिकंदर ने तो हमेशा उसे देखकर भी अनदेखा किया हुआ था, मगर आज जाने क्या हुआ था, वो सुबह से अपने आप को उसकी नजरों के हिसार में महसूस कर रही थी। अभी भी वो जब से आया था उसी की जानिब मुतवज्जे था। जन्नत उससे बचने के लिए जल्दी जल्दी काम खत्म करते अपने कमरे में पहुंची। अभी वो कमरे में आकर फ्रेश होते सोने ही लगी थी जब दरवाजा नॉक हुआ। उसका दिल एकदम धड़का। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। माई की आवाज सुनते उसने सुकून का सांस लिया, शायद कोई काम रह गया हो जो वो उसके कमरे में आई थी। जी। दरवाजा खोलते उसके सामने आई। अगले 5 मिनट में बड़े साहब के कमरे में पहुंचो, वरना अगले मिनट वो यहाँ होंगे। ये बड़े साहब का हुक्म है। माई हुक्म सुनाते वापस चली गई, जबकि उसके ओसान खता कर गई। वही हुआ जिस बात से वो डर रही थी। शायद उन्होंने कोई बात करनी हो। खुद को तसल्ली देते वो उसके कमरे में पहुंची। दरवाजे के बाहर पहुंची तो दरवाजा खुल गया। कहीं उसने कैमरे तो नहीं लगाए हुए? जन्नत ने चारों तरफ देखा। तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। वो इधर उधर देख रही थी जब अंदर से आवाज आई। वो उसके कमरे में दाखिल हुई तो दरवाजा फिर से बंद हो गया, मगर आज उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई काम था आपको? जन्नत ने उसकी जानिब देखा जो बिस्तर पर लेटा था। उसके आने से पहले मोबाइल पर मसरूफ था, मगर अब मुकम्मल तौर पर उसी की जानिब मुतवज्जे था। उसने अपने लहजे को मजबूत रखने की कोशिश की। हाँ, काम तो था, इसलिए बुलवाया है। गहरी नजरों से उसे देखते मोबाइल बंद करते साइड टेबल पर रखा। इधर आओ। उसकी आवाज में भारीपन महसूस करते जन्नत के कदम मन भड़के हुए। वो अपने आप को घसीटते हुए आगे की जाने बढ़ी। उसके करीब जाते वो खड़ी हुई जब अगला हुक्म मिला। सर दबाओ मेरा। जन्नत बेड की एक सिरे पर बैठते कांपते हाथों से उसका सर दबाने लगी। मुझे क्यों लगता है तुम वो लड़की नहीं हो? अचानक उसका हाथ अपनी गिरफ्त में लेते उसकी आंखों में झांकते पूछा। मैं ही हूँ, और कौन हो सकती है? वो लड़खड़ाते हुए बोली। इतना कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं होता। जानती हो ना किस कदर भयानक सजा देने का इख्तियार रखता हूँ मैं। जानती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ आप ऐसे नहीं कर सकते। आपके जन्नत ने उसकी आंखों में देखा और सुल्तान पर एकदम धमाका सा हुआ। तुम? वो एकदम उठकर बैठा। आज फिर वो छम्मों को साथ लिए पानी भरने के बहाने अपने साईं को देखने आई हुई थी। जब डेरे पर पहुंचते ही उसका सामना शहबाज सिकंदर से हुआ। वाह, वो क्या कहा शायर ने। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। ज़हे नसीब, कैसे आना हुआ आज हमारे करीब खाने पर। कितनी दफा बोला है तुझे मेरे बारे में ऐसी बकवास मत किया कर। तेरे लिए नहीं आती हूँ यहाँ। दोबारा मेरे रास्ते में आए ना। अच्छा, फिर क्या करोगी तुम? उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझ पर उंगलियां फेरी। जब गुड्डी की नजर उसके पीछे की जाने पड़ी और अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। जब गुड्डी अपने कानों पर हाथ रखते पीछे को गिरी। सुल्तान सिकंदर के चचा शहबाज सिकंदर की मौत को आज चौथा दिन था जब जिरगा बिठाया गया, और जिरगे का फैसला वही हुआ जिसकी सबको उम्मीद थी। मनी में कातिल की बेटी को पेश कर दिया गया था, क्योंकि एक कातिल कहीं छुप गया था जिसका अभी तक कोई पता नहीं था कि कहाँ है। काश वो मिल जाता तो सुल्तान सिकंदर अपने पिस्टल में मौजूद सारी गोलियां सारे जिरगे के सामने उसके सीने में उतार देता, मगर बात ये थी कि वो अभी तक लापता था। बाहर किचन में तो बड़ा हंस रही थी। मेरे सामने क्यों मुंह पर 12 बज जाते हैं। वो अभी संजीदा तासुरात से कमरे में दाखिल हुई जब जावियार ने उसे देखते तंज का तीर चलाया। आपने खुद ही तो कहा था आपको मेरा हंसना जहर लगता है। और जावियार को याद आया एक मरतबा निकाह के बाद जब वो उनके घर आई थी तब जावियार ने उसके हंसने पर ना सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था बल्कि
ये भी कहा था कि जहर लगती है, वो हंसते हुए। ओह, तुम्हें इतनी पुरानी बात याद है। मुझे आपसे मुंसलिक हर बात याद है। अगर मैं कहूँ आप मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा हंसना मुस्कुराना, तो मैं कहूंगी मेरी वो हंसी नहीं लौट सकती जो मेरी माँ की जिंदगी में मेरे चेहरे पर होती थी, क्योंकि तब मैं एक जिंदगी जीने वाली लड़की थी, अब तो बस गुजार रही हूँ। उसके चेहरे पर ऐसा कुर्ब छाया कि जावियार का बस न चला ये उदासी उसके चेहरे से नोच कर फेंक दे और वही मुस्कुराहट दोबारा ले आए, मगर वह शर्मिंदगी से चेहरा झुका गया। मैं कोशिश कर सकती हूँ उस मुस्कुराहट को वापस ला सकूं, अगर आप मेरा साथ दें तो। ज़ाहरा से उसकी झुकी हुई निगाहें बर्दाश्त न हुई तो कह उठी। जब जावियार ने सर उठाते हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसकी जानिब देखा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ते उसे सीने से लगाया, जबकि वो शायद पहली मर्तबा होश में होते हुए उसका लम्स महसूस करते सुरख सी हो रही थी। गुड्डी, बस कर दे यार, 1 महीना हो गया है इस बात को, तू भूल क्यों नहीं जाती अब? जानती है ना अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता कुछ? ये सब मैंने उस कल मुही के लिए नहीं किया था जो वहाँ ऐश कर रही है, अपने लिए किया था। मगर क्या मिला गुड्डी को? कुछ भी नहीं। दे, आज भी गुड्डी के हाथ खाली हैं, और तू जानती है आज अब्बा भी वापस आ जाएगा। मैंने उसे सिर्फ 1 महीने का बोला था, मगर कुछ भी नहीं हुआ 1 महीने में। जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं। वो रोते हुए गुड्डी के गले लगी। जब बाहर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, वो अचानक पीछे हटी। अब्बा आ गया। छम्मो आ गया अब्बा, अब पता नहीं क्या होगा। मैं भाग जाती हूँ यहाँ से। हाँ, मैं बस कर जा गुड्डी, तू वैसे ही पागल हो गई है। अभी वो दोनों यूं ही बैठी थी जब गुलजार कमरे में आया। बाप को देखते गुड्डी का रंग उड़ गया। अब्बा वो अपनी जगह से उठी। क्या कहा था तूने मुझे उस दिन? उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे जबकि हाथ कांप रहे थे। शायद वो अपनी बीवी से सारी बात सुनकर आ रहे थे। ये क्या हो गया था उनके पीछे? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब्बा वो बताओ मुझे, क्या कहा था तूने उस दिन मुझे? कि बड़े साहब ने हुक्म दिया है। मगर क्या हुआ? क्यों कहा था उस दिन ये सब? गुस्से से उनकी आवाज इस कदर ऊंची थी कि उनके साथ वाले घरों तक भी उनकी आवाज गई थी। अब्बा, बस चुप कर तू, अब तेरी आवाज न निकले। उन्होंने उसे चुप करवाते छम्मो की जानिब देखा और एकदम उसके सामने हाथ जोड़ दिए। देख दी, मैंने तुझे भी हमेशा अपनी दी ही समझा है। तू इसके बारे में सब जानती है। बता दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बता क्यों किया इसने ये सब? वो छम्मो के सामने हाथ जोड़ते रो दिए। छम्मो भी रोते हुए आगे बढ़ी। ना चाचा, तू मेरे आगे हाथ ना जोड़, मैं तुझे सब बताती हूँ। और फिर वो रोते हुए सारी हकीकत गुलजार को बताती चली गई, जिससे सुनते वो जमीन पर बैठते धाड़े मारते रोने लगे। छम्मो और गुड्डी की माँ भी रोने लगी, जबकि गुड्डी तो जमीन पर बैठते अपना चेहरा ही घुटनों में छुपा चुकी थी। वो रात से डेरे पर मौजूद मुसलसल बेचैनी का शिकार था। ये कैसे हो सकता था? वो लड़की कैसे हो सकती थी? वो तो खुलकर जीने वाली आजाद ख्याल लड़की थी, फिर कैसे वो यहाँ आ सकती थी? सोच कर उसका दिमाग फट रहा था जब मुलाजिम अंदर आया। साईं, गुलजार आया हुआ है बाहर, आपसे मिलना चाहता है। मुलाजिम के अल्फाज उसके अंदर आग लगा गए। उसके चचा को कत्ल करने के बाद वो कैसे उसके डेरे पर आ सकता था? क्या वो जानता नहीं था यहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है? अंदर भेजो उसे। अपनी पिस्टल निकालते उसने मुलाजिम को हुक्म दिया, जो बाहर चला गया। कुछ देर बाद गुलजार अंदर दाखिल हुआ, जिसका हुलिया पहले वाले गुलजार से कदरे मुख्तलिफ था, मगर सुल्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? जानते हो ना तुम्हें देखते ही मैं मौत के घाट उतार दूंगा। फिर क्यों? उसकी जानी पिस्टल करते वो बोला नहीं, घुराया था। साईं, आप जो मर्जी कर ले साईं, चाहे तो सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दे, मगर मेरी धी रानी को वापस भेज दे। उसका कोई कसूर नहीं है साईं, वो बहुत मासूम है। अचानक सुल्तान को उसका ख्याल आया। क्या वो तुम्हारी सगी बेटी है? जी साईं, मेरी सगी बेटी है जी, मेरी धी इन बातों को नहीं जानती, ना उसे वनी का पता है। वो शुरू से ही अपनी पढ़ाई में मगन रहती है। साईं, आप उसको छोड़ दो। चचा को कत्ल क्यों किया? सुल्तान ने पिस्टल नीचे करते उसकी जानिब को फाड़ निगाह से देखा। साईं, हकीकत कुछ और है, अगर आप कहें तो मैं आपको बता देता हूँ, मगर आप हकीकत जानकर जो चाहे मुझे सजा दे लेना। मेरी बेटियों को कुछ ना कहना साईं। गुलजार ने उसके सामने हाथ जोड़े। बताओ क्या बताना चाहते हो? और फिर गुलजार ने उसे सारी सच्चाई बता दी कि गुड्डी जो छोटे होते ही माँ के साथ हवेली जाती थी, उसमें हवेली की मालकन बनने का शौक पैदा हो गया था, जिसके लिए वो सुल्तान या जावियार में से किसी एक को फंसाकर उससे शादी करके हवेली की मालकन बनने के ख्वाब देखती रही थी। जावियार तो शुरू से ही पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहता था, और फिर जावियार के निकाह का मालूम होते ही उसने सुल्तान सिकंदर पर डोरे डालने शुरू किए, मगर वो हमेशा उसे इग्नोर कर देता था। अपनी तरफ से कोशिश जारी रखते उसने हवेली जाना शुरू कर दिया, मगर वहां यहाँ तो बड़ी बेगम उसकी आंखों में हवेली के ख्वाब भान चुकी थी। वो यहाँ तो उसकी बेइज्जती करके बाहर निकाल देती, यहाँ फिर जावियार सिकंदर का बाप शहबाज सिकंदर, जो शुरू से ही आवारा मिजाज था, एक खानदानी बीवी जिसमें से जावियार सिकंदर था, उनके होने के बावजूद उन्होंने शहर में अपनी एक पुरानी यूनिवर्सिटी फेलो, जिनको तलाक हो चुकी थी और एक बेटी की माँ थी, उनसे शादी कर चुके थे। उन्होंने शादी के लिए शर्त रखी थी कि वो अपने बेटे से उनकी बेटी का निकाह कर दें, जो उन्होंने मानकर 12 साल जावियार का निकाह 6 साल ज़ाहरा से करवा दिया था। इस वक्त तो जावियार को कुछ मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, मगर जूं वह बड़ा होता गया, अपने बाप का रवैया अपनी माँ के साथ देखते हुए उसने भी बाप की राह अख्तियार की, और वो भी उनकी तरह शराब का आदी हो गया। मगर लड़कियों से वो हमेशा से दूर रहता था। जब उसकी उम्र 24 साल हुई तो उसने दोबारा अपना निकाह खुद ज़ाहरा से करवाया, क्योंकि वो चाहता था उन दोनों का निकाह तब हो जब वो निकाह की हकीकत से वाकिफ हो। मगर सब जानते थे कि वो ज़ाहरा से किस कदर नफरत करता था। उसकी और उसकी माँ की वजह से हमेशा
उसकी माँ को अजियत बर्दाश्त करना पड़ी थी। इसी वजह से उसने ज़हरा से निकाह किया था ताकि वो उसकी माँ को तकलीफ से दो चार कर सके। शहबाज सिकंदर ने जब गुड्डी के हुस्न से मुतासर होकर उसे अपने जान के लिए इस्तेमाल करना चाहा तो हमेशा मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि गुड्डी अब सिर्फ सुल्तान सिकंदर की होना चाहती थी, जो हवेली के साथ साथ अपने इलाके का भी सरदार था। उस दिन भी गुड्डी छम्मों के साथ पानी लेने गई थी जब शहबाज ने उसे वहां पहुंचते उसे वरगलाना शुरू किया। अचानक गुड्डी की नजर पीछे की जाने पड़ी, जहां कोई शख्स बंदूक से शहबाज सिकंदर को निशाना बनाए हुए था और उससे पहले कि वो उसे बताती गोली शहबाज को लग। कुछ वक्त के लिए तो गुड्डी के सान खता हुए, मगर अचानक उसके दिमाग ने काम करना शुरू किया। इलाके के उसूलों के मुताबिक वो जानती थी जिसने भी शहबाज को कत्ल किया था उसके घर से कोई लड़की बनी होकर हवेली जाए। बस यही सोचते उसने हवेली के मुलाजमीन के आते ही उन्हें बताया कि उसके बाप ने शहबाज को कत्ल किया है, क्योंकि वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। गुड्डी का मकसद सिर्फ हवेली में जाना था। एक मर्तबा वो वनी होकर हवेली पहुंच जाती तो फिर वो सुल्तान सिकंदर को अपने हुस्न से मात दे सकती। मगर जिरगे वाले दिन उसकी बड़ी बहन जन्नत, जो अपनी बहन से इस कदर मोहब्बत रखती थी कि उसने उसकी जगह खुद को जिरगे में पेश कर दिया और गुड्डी को घर में कमरे में बंद कराई, कहीं वो अपनी बेवकूफी में वहां पहुंच न जाए। उसे क्या मालूम था कि गुड्डी ने ये सब किया ही सिर्फ इस वजह से था। सारी हकीकत जानने के बाद सुल्तान सिकंदर सर थाम कर बैठ गया। आप कहाँ थे? 1 महीने से साईं, गुड्डी जब यहाँ से घर जा रही थी तो मैं इधर आ रहा था। उसने रास्ते में मुझे कहा कि आपका हुक्म है 1 महीने के लिए मैं अभी इसी वक्त शहर के लिए निकल जाऊँ और इस महीने में यहाँ किसी से कोई राब्ता न रखूं। मैं आपसे पूछना चाहता था मगर गुड्डी ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरे पास फौरन आपका हुक्म मानने के सिवा चारा ही न बचा। गुलजार ने अपने रुमाल से आंसू से चेहरा साफ किया। आप अभी घर जाए, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साईं, मेरी लाडो तो ठीक है ना? जी वो बिल्कुल ठीक है, सुल्तान ने उनसे नजरें चुराते जवाब दिया। एक बात पूछूं? जी पूछिए, आप इजाजत क्यों ले रहे हैं? वो असल में मुझे तुमसे माफी मांगनी थी मगर समझ नहीं आ रहा कैसे मांगूं। ज़हरा ने हैरत से उसकी जानिब देखा, जिससे वो मरकर भी इन अल्फाज की तवक्का नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी उसकी जानिब देखते उसे यकीन हुआ कि वो माफी मांगना चाहता है। जो कंफ्यूज सा अपने हाथों को देखते पांव झुला रहा था। जरूरत नहीं है इसकी, आपका एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। मगर फिर भी मैंने बहुत मर्तबा बल्कि हमेशा तुम्हारी और इस पाक रिश्ते की तौहीन की है जो हमारे माबीन है। तुम चाहो तो मुझे सजा दे सकती हो। क्या आप मेरी दी हुई सजा कबूल करेंगे? हाँ बिल्कुल मानूंगा। उसने झटके से सर उठाया। मतलब कोई तरीका था जिससे वो इस शर्मिंदगी से बाहर निकल सकता था। आप वादा करें मुझसे दोबारा कभी भी को हाथ नहीं लगाएंगे? ज़हरा ने उसकी जानिब देखा, जिसने दोबारा सर झुकाते उसका बड़ा हुआ हाथ थामा था। कभी नहीं लगाऊंगा, पक्का वादा। अगर तुम मेरे साथ हो तो कभी नहीं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और ठीक है, फिर मैंने भी आपको आपकी हर खता के लिए माफ किया, क्योंकि इसमें कहीं भी आपकी गलती नहीं थी। अंकल का जो रवैया था आंटी के साथ, यकीनन कोई भी औलाद यही करती। तुम नहीं जानती, जिस रात मैंने अपनी माँ को खोया था मुझे लगा इस सारी दुनिया में मैं अकेला हो गया हूँ, कोई सहारा नहीं है मेरे पास। उसी रात मैंने सोचा था अपने बाप को भी यूं ही तनहा करूंगा जिस तरह मैं हो गया हूँ। और फिर तुम्हारी माँ, जिसकी वजह से ये सब हुआ था, उसे अजियत पहुंचाने के लिए मुझे लगा तुमसे बेहतर मोहरा कोई नहीं है, और फिर मैं वो सब करता चला गया। मैं तुमसे नफरत का इजहार खुद को याद दहानी करवाने के लिए करता था, वरना मुझे कभी भी तुमसे नफरत नहीं हो सकी। चाह कर भी और न चाहते हुए भी मोहब्बत हो गई। कहते हुए उसने ज़हरा की जानिब देखा, जो बहते आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी थी। और फिर गुजरती रात लम्हा लम्हा होते मोहब्बत के इजहार पर मुस्कुरा वो हवेली वापस आया तो आज पहली मर्तबा थका थका सा था, वरना बाप के मरने के बाद से कभी किसी ने उसे यूं बेबस नहीं देखा था। मगर आज उसके कंधे झुके हुए थे। उसने मुलाजमा को जन्नत को कमरे में आने का कहा और खुद कमरे की जानिब बढ़ा। कुछ देर गुजरी होगी जब वो कमरे में दाखिल हुई। उसे देखते वो माजी में खोस आ गया। वो क्लास में दाखिल हुआ तो एकदम खामोशी छा गई। सारी क्लास अपने इस नए प्रोफेसर को देखते दंग रह गई, जो कमोबेश उनका हम उम्र या उनसे चंद साल बड़ा था। अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ सुल्तान सिकंदर, मैं आपका विजिटिंग टीचर हूँ। दरअसल मैं खुद भी अभी स्टूडेंट हूँ। मेरा इसी यूनिवर्सिटी में एमफिल आखिरी सेमेस्टर है, जिसमें आजकल मेरा थीसिस चल रहा है। तो आपकी प्रोफेसर की गैर मौजूदगी के बायस चंद महीनों के लिए मुझे उनकी जगह तैनात किया गया। उम्मीद है आप लोगों के साथ मेरा और मेरे साथ आपका ये सफर साजगार गुजरेगा। एम आई राइट? यस सर। सारी क्लास यकबान होकर भरी। फिर वो क्लास से तारुफ लेने लगा, जहाँ सब स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज से होते अटकते हुए अपना तारुफ करवा रहे थे। वहीं एक लड़की ने उसकी तवज्जो खींची, जो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपना तारुफ करवा रही थी। हालांकि वो किसी गांव से ताल्लुक रखती थी और ब्लैक अबाया पहने नकाब में थी, मगर उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि सारी क्लास उसकी जानिब मुतवज्जा सुन रही थी। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हुए उसे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल लड़की थी, और फिर उसकी जहानत से और कुछ उसकी कत्थई आंखों ने उसे यूं अपनी जानिब मुतवज्जा किया कि जाने कब उसे उससे मोहब्बत हो गई। मगर वो उसे उसकी पढ़ाई के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिर अचानक बाप की वफात के बाद उसकी सारी सरगर्मियां रुक गई, और जब दोबारा वो मामूल पर आई तब तक वो लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। और अब उसे मिली भी तो किस तरह? पिछले 1 महीने से वो उसके घर में उसके निकाह में मौजूद थी, मगर वो जान न सका, और अब उसकी नजर दरवाजे से अंदर दाखिल होती जन्नत पर पड़ी। वो कैसे न उसे पहचान सका, मगर उसने एक मर्तबा भी उसकी आंखों में नहीं देखा, तो उसे कैसे मालूम होता? या निकाह के वक्त वो उसका नाम सुन लेता तो शायद इस बारे में सोच लेता, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके साथ ये चाल चलेगी।
आपने बुलाया था मुझे। बैठो। उसे देखते हुए इशारा किया जब वो बैठ गई। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम वही हो। क्या फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत सिर्फ एक वली की है। प्लीज। उसे खामोश रहने का कहा गया। गालिबन ये अल्फाज आप ही के थे साईं। तुम मुझे बता सकती थी कि तुम। कहा ना, फर्क नहीं पड़ता। और अच्छा ही हुआ, मुझे जो गलत फहमी हुई थी दूर हो गई। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें कभी इस तरह ना रखता अगर मुझे मालूम होता। ओह, तो अगर मेरी जगह आज यहाँ कोई और होती तो आप उसके साथ वो सलूक कर गुजरते जिसके लिए रात मुझे बुलाया गया था। जन्नत ने उसकी आंखों में देखा जो नजर झुका गया। बहुत खूब प्रोफेसर साहब, आप भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे ज्यादातर मर्द होते हैं। अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुछ और बाहर की औरत के लिए कुछ और। नहीं, मैं कुछ गलत ना करता। अगर तुम्हारी जगह कल कोई और भी होता तो मैं उसे हाथ तक न लगाता। खैर, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? मौका? मैं कौन होती हूँ आपको मौका देने वाली? आप मालिक हैं यहाँ, मेरी कोई हैसियत नहीं। आप बस हुक्म करें। ऐसे मत करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं जान चुका हूँ हकीकत। इस बात पर जन्नत का रंग उड़ा। नहीं, मेरा ही कसूर है और कोई हकीकत नहीं है। जो तुम जानती हो वो भी हकीकत नहीं है। क्या मतलब? जन्नत ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मतलब ये कि तुम्हारे बाप ने कत्ल नहीं किया था। और फिर वो उसे सारी हकीकत बताता चला गया, जिसे सुनते जन्नत के चेहरे ने रंग बदला। ऐसा कैसे हो सकता है? गुड्डी कैसे कर सकती है ये सब? वो सर हाथों में थाम गई। शायद हमारी किस्मत में इस तरह जुड़ना लिखा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं जुड़ी, जबरदस्ती जोड़ा गया, मगर जिस वजह से जोड़ा गया था वो तो सिरे से है ही नहीं, तो मेरा यहाँ रहने का जवाब ही नहीं बनता। कहते हुए एकदम उठी। मुझे मेरे घर भिजवा दे। तुम बैठो तो हम आराम से बात करते हैं। कुछ भी नहीं है बात करने को, आप मुझे अभी इसी वक्त वापस भिजवाएं। इसने आंसू साफ करते सख्ती से कहा। सुल्तान सर हिलाते अपनी जगह से उठा। 1 साल बाद। आराम से यार, अभी फिसल जाती तुम। कुछ नहीं होता, ठीक हूँ मैं। आप ज्यादा ही सोचते रहते हैं। अभी भी ना सोचूं, वो जावी मुझसे छोटा है और बेटे का बाप बन चुके हैं। अब मुझे भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। हाँ तो ध्यान रखिए, हर वक्त सर पर सवार तो ना रहे। अच्छा, फिर किसके सर पर सवार हो? जिसकी मर्जी हो, मगर मेरे से उतरे। सोच लो, वो क्या नाम था उसका? हाँ, उमायमा, तुम्हारी क्लास फेलो। काफी मरती थी वो मुझे से हैंडसम प्रोफेसर पर। उसके पास चला जाऊं? सुल्तान ने फर्जी काला कर अकड़ाते पूछा। साईं, जान ले लूंगी मैं आपकी। जन्नत ने उसके कंधे पर मुक्का मारा। हाय साईं की जान। जान तो तुमने उस वक्त ही ले ली थी जब इस हवेली में मेरी दुल्हन बनकर कदम रखा था। हाँ तो क्या करती, पूरे गांव के सामने इलाके का सरदार बहने आया था, इसलिए तरस आ गया आप पर। जन्नत ने भी कुमार फराख दिली का मुजाहरा किया। क्या करता, अपनी गलती जो सुधारनी थी। बस सही, मैंने आपसे वादा लिया था, उस अरसे का जिक्र हमारे दरमियान दोबारा कभी नहीं होगा। फिर क्यों बार बार? अच्छा अच्छा मेरी जान, दोबारा नहीं बोलूंगा। जन्नत, आप लोग आ रहे हैं या हम लोग चले जाएं? यार, आपकी बहन की शादी और मुझे लग रहा है आप सबसे लेट होंगी। अभी वो बातों में ही मसरूफ थे जब बाहर से ज़हरा की आवाज आई। आ रहे हैं हम, चलें जल्दी। सुल्तान का हाथ थामते बाहर निकली जब सुल्तान ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करते आसमान की जानिब देखा। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। खत्म शुरू। सो गाइज होप सो आप लोगों ने नावल को एंजॉय किया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुक्रिया।